शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर। फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल गुड़ियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ चप्पा चप्पा फरीदाबाद लाइव। फरीदाबाद लाइव में आज खबर की शुरुआत करते हैं बेरोजगारी से जुड़ी हुई। बेरोजगारी का आलम यह है कि वैकेंसी निकली 32,000 और दावेदार 42 लाख पहुंच गए। यह खबर बताती है कि किस कदर लोगों को चाह है सरकारी नौकरी करने की, लेकिन सरकार भी मजबूर है आखिर कितनी नौकरियां कितने लोगों को दे। खबर लेकर आ रही है मेरे साथ पायल गुड़ियाल। पायल, ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। लोगों में लालसा है सरकारी नौकरी करने की। पायल, क्या सोच है लोगों की? क्या प्राइवेट नौकरी में लोग सेटिस्फाई नहीं है या हर एक की इच्छा है कि वो भी सरकारी बाबू बने, सरकारी नौकर बने? प्रदेश में सरकारी कर्मचारी बनने के लिए मारामारी मची हुई है। करीब 32,000 नौकरियां पाने के लिए 42 लाख युवक युवतियों में होड़ है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इनमें 3,000 पदों की भर्ती करा चुका है, जबकि 29,000 पदों की इसी साल भर्ती होने की संभावना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकारी नौकरी एक प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। वहीं ये पहला मौका है जब इस योजना के तहत, इस आयोग के तहत इस तरह की प्रतिक्रिया लागू की गई है। दरअसल आवेदन और घोषणा होने की जो बात है वो अब ऑनलाइन भी की जा सकती है। अब जितने भी जो युवा हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो इसका रिजल्ट है परीक्षा का वो ऑनलाइन देख सकते हैं। जी, लेकिन एक इसके साथ ही जुड़ी एक दूसरी खबर है। 29,000 भर्तियां हरियाणा सरकार ने अभी निकाली हैं जिनकी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। इसमें किस तरह से परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को अपने फॉर्म फिल करने हैं, किस तरह अप्लाई करना है, एप्लीकेशन भरना है, क्या जानकारी है आपके पास? वहीं आवेदकों को दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जबकि ये जो आयोग है वो उसी जिले में परीक्षा देने की व्यवस्था करा रहा है। शुक्रिया पायल आपका। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने एक मीटिंग ली और उसमें निर्देश दिया अधिकारियों को कि जो बारिश का पानी है वो बूंद बूंद बचाया जाए, वो जाया ना जाए। प्रकृति की जो देन है उससे सूखे हुए तालाबों को भरा जाए। ये ऐसी योजना है जिससे किसान, घर, ग्रामीण और यहाँ तक कि धरती को भी फायदा होगा, तापमान कम होगा। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये सुखद पहल शुरू हो रही है हरियाणा से। खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी सहयोगी तनु बताएं। अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की, एक मीटिंग ली है, सीएम साहब खुद मौजूद रहे हैं, उनकी देखरेख में एक मीटिंग हुई है। क्या निर्णय लिया गया और क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे पड़े तालाबों को जल्दी भरा जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने इसको लेकर जन स्वास्थ्य विभाग एवं अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है। इस योजना के तहत हर जिलेवार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाली पड़े सूखे तालाबों को जल्दी भरा जाए। इसमें सवाल दूसरा ये बनता है कि अगर तालाबों में पानी, जो बरसात का पानी नालियों से, नालों से, सीवर से बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो इकट्ठा किया जाता है, तो इससे फ़ायदे क्या होने वाले? अधिकारियों से कोई बात हुई होगी आपकी, क्या कहना है उन लोगों का? जी मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस योजना के तहत 1,000 तालाबों को भरा जाएगा, जिससे कि पशुओं को पीने का पानी मिलेगा और पाइपलाइन लगाकर सूखे पड़े खेतों में भी इसके लिए सिंचाई के काम में ये पानी लाया जाएगा। शुक्रिया तनु आपका। बीके अस्पताल एक के बाद एक खुशियां देता जा रहा है। ये शहर का सरकारी अस्पताल है। कल वहां एमआरआई सेंटर की शुरुआत हुई थी और आज एक और खबर बीके से ही है कि अब योग का पंचकर्मा ट्रीटमेंट यहां से शुरू हो पाएगा। यह खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रही मेरी सहयोगी सुनीता की ओर रुख करते हैं। सुनीता, बताएं क्या है खबर, क्या है पूरी जानकारी? जी, ऐसी शुरुआत, अच्छी खबर है ये, जो योग से प्यार करते हैं, योग से ट्रीटमेंट चाहते हैं और इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के जो निजात चाहते हैं योग से, सुनीता, उनके लिए तो अच्छी पहल है बीके की। कब से शुरुआत हो पाएगी, क्योंकि ये मामला पहले भी एक बार अधर में लटक चुका है?
जिले के बीके अस्पताल में पंचकर्मा विधि से अब इलाज किया जा सकेगा। अब स्वास्थ्य निदेशालय ने जल्द ही इस विधि को शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। 2 साल पहले इस स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से ये विधि शुरू की गई थी, लेकिन स्टाफ की कमी से, संशोधन की कमी के कारण ये विधि शुरू नहीं हो पाई। जी, मैंने आपसे जैसा पहले सवाल में पूछा था कि 2 साल पहले भी इसको क्रियान्वित करने की योजना डॉक्टर्स ने बनाई थी, प्रशासन ने बनाई थी, लेकिन फलीभूत नहीं हो पाई थी, ये पूरी नहीं हो पाई थी। आपकी अधिकारियों से बात हुई होगी, सीएमओ से बात हुई होगी, उन लोगों का क्या कहना है, ये आखिर कब तक अमली जामा पहनाया जा सकेगा इस योजना को? जी हाँ मिश्रा जी, आपको बता दें कि 22 लाख का सामान इस विधि में 2 साल पहले ही बीके अस्पताल में पहुँचाया गया था, लेकिन संशोधनों की कमी से ये शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसका लाभ सभी मरीजों को मिल पाएगा। शुक्रिया सुनीता आपका। इसे लापरवाही कहें, अंधेर नगरी चौपट राजा कहें या तानाशाही कहें, गटर के मेन होल के ढक्कन खुले हैं और उसमें समा रही है ज़िंदगियाँ। मेन होल नगर निगम की ये समस्या रही है। अक्सर जब बरसात का मौसम आता है या यूं भी उसमें कई जान जाने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। इस बार भी ऐसी ही खबर सुर्खी बनी है कि एक मेन होल का ढक्कन ना होने की वजह से एक नवजात की मृत्यु हो गई है, एक बच्चे की जान चली गई है। खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ, बताएं, ये खबर ऐसी है जिस मेन होल की या ढक्कन जहां नहीं है बात कर रहे हैं, वहां पहले एक 3 साल की लड़की की मौत हो चुकी है उस गटर में गिर के, लेकिन फिर भी मेन होल का ढक्कन आज भी जस का तस है। क्या प्रशासन को इंतजार है और किसी की मौत होने का? जी संदीप जी, बिल्कुल आपको बता दें, फरीदाबाद के अंदर ऑथराइज और अनऑथराइज कॉलोनियों में मैन होल सीवरेजों के ढक्कन खुले काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल 2015 अक्टूबर में बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई सीवरेज में गिरने के कारण, क्योंकि उसका जो ढक्कन था वो खुला हुआ था। बच्ची घूमती घूमती सीवरेज के पास चली गई और उसमें गिर गई और उसमें गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। और जो जिलाधीश हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे धारा 144 के तहत कि अगर शहर के अंदर जितने भी मेन हॉल हैं सीवरेज के, अगर उनके ढक्कन खुले दिखाई देते हैं तो उससे संबंधित जो अधिकारी है वो उसके जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा आगे भविष्य में ऐसा होता है या खुले दिखाई देते हैं तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सौरभ आपका। कुछ दिन पहले एक खबर सुर्खियां बनी और अभी तक वो हेडलाइन में चल रही है। खबर है पठानकोट में आतंकी हमले का। आतंकवादी फौजी की वर्दी पहनकर एयरवेज तक पहुंच पाए थे और उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। अपने शहर फरीदाबाद में पुलिस की वर्दियां कबाड़ी बाज़ार में 100-200 रुपये में बिक रही हैं। ये भी ख़तरा बन सकती हैं। इस बात का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता गजेंद्र ने। गजेंद्र, इस तरह सरे बाज़ार पुलिस की वर्दी 100-200 रुपये में बिकना, बाकायदा उन पर फीतियाँ भी लगी हुई हैं, क्या किसी खतरे की आहट नहीं है? प्रशासन आखिर आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है इनकी ओर से? दिल्ली पुलिस की वर्दियाँ फरीदाबाद में मिलती हैं मात्र 100 रुपये में। जी हाँ, चौंकिए मत। फरीदाबाद के बाटा पुल के नीचे पुराना बाज़ार लगाया जाता है, जहाँ पर पुराने कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। उसी बाज़ार के अंदर एक दुकान पर दिल्ली पुलिस की वर्दियाँ मात्र 100 और 200 रुपये में मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिल्ली पुलिस की वर्दियाँ खरीद सकता है। उसके लिए उस व्यक्ति को कोई भी आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और ड्रामा करने वाले लोग इन वर्दियों का प्रयोग करते हैं। जी गजेंद्र, आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से, प्रशासन के लोगों से, आम जनता से, दुकानदारों से। आखिर उन्हें छूट किसने दी है ये ऐसी वर्दियां बेचने की जिसमें सरकार की फीती लगी हुई है, सरकार का रुतबा है और जहां तक इनका दुरुपयोग होने के सवाल और पहले ही आ चुके हैं। गजेंद्र, क्या कहना है लोगों का? जी संदीप जी, आपको बता दें कि पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार की वर्दियों का हाथ है। जी, उसी प्रकार की वर्दियाँ फरीदाबाद के बाटा पुल के नीचे बेची जा रही हैं। जी, इस मामले में जब हमारी एसीपी एनआईटी के एसीपी रामेश्वर लांबा से बात हुई तो उनका कहना था कि उनको इस मार्केट के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो हाल जल्द ही इस मार्केट के बारे में पता करेंगे, वर्दियों के बारे में संज्ञान लेंगे, कहाँ से ये वर्दियाँ लाई जाती हैं, किस प्रकार बेची जाती हैं,
वहीं जब लाने और बेचने की बात दुकानदार से की गई तो उनका कहना था कि वो भारी मात्रा में दिल्ली से ये वर्दियाँ खरीदते हैं और दिल्ली से नाम मात्र रुपये में ये वर्दियाँ खरीदने के बाद फरीदाबाद में आकर वो 100, 150 और 200 रुपये में बेचते हैं। बेचने के समय वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई आईडी प्रूफ नहीं लेते। कोई भी व्यक्ति आसानी से इन वर्दियों को खरीदकर पुलिस वाला बन सकता है और लोगों को किसी भी प्रकार गुमराह कर सकता है। शुक्रिया गजेंद्र आपका। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक गुड़गांव में मीटिंग ली जिसमें कहा कि 33% जो पद हैं वो महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे सेवा में, सेना में और बीएसएफ में। इस खबर को लेकर जुड़ रही हमारी संवाददाता संगीता, महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है कि 33% का जो कोटा है वो महिलाओं के लिए भरा जाएगा। अब रौब से, शान से महिलाएं वर्दी पहन सकेंगी और हिस्सेदारी निभा सकेंगी देश की सुरक्षा और पहरेदारी में। क्या कहती हैं आप? जी संदीप जी, बिल्कुल आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह कादरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में महिला पुलिस, राष्ट्रीय महिला पुलिस को आयोजित समारोह में महिला पुलिस को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, महिला पुलिस को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उनकी प्रतिनिधित्व जो होनी चाहिए वो कम हो रही है, इसलिए महिला पुलिस में ये खामियां बताई जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो अब महिला पुलिस है उसमें महिला पुलिस की बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया संगीता आपका। नारायण सेवा समिति जो विकलांगों के कल्याण का काम करती है, विकलांगों के लिए निःशुल्क लिम्स बांटती है, आज फरीदाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि ऐसे अशक्त जनों की शादियां कराएंगे। खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी यशपाल। एक अच्छी पहल है नारायण सेवा समिति की। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके अधिकारियों ने जानकारी दी होगी, हमारे साथ शेयर करें। क्या आज बताया उन्होंने प्रेस वार्ता में? फरीदाबाद के अनुपम रेस्टोरेंट में नारायण सेवा संस्था द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया आगामी 31 जनवरी को दिल्ली के पंजाबी बाग में संस्था के द्वारा सामूहिक विकलांग विवाह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 101 जोड़ों की शादी की जाएगी। यशपाल, नारायण सेवा समिति पहले भी इस तरह के आयोजन करती रही है और वो जानी जाती है निःशक्त जनों की सेवा के लिए। अब तक कितनी शादियां वो करा चुके हैं? आपकी बात हुई होगी, आपने उनसे सीधा सवाल पूछा था, क्या कहा था उन्होंने आपके सवाल के जवाब में? जी मिश्रा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। संस्था के जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यही है कि संस्था अब से पहले करीब 24 विवाह समारोह कर चुकी है, जिसमें उन्होंने करीब 1024 लड़के लड़कियों की शादी की है। जी, उनका कहना यही है कि करीब फरीदाबाद के 2000 जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। इस तरह के आयोजनों में वो उनको आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करते हैं। शुक्रिया यशपाल आपका। जिस कंपनी में, जिस कारखाने में मजदूर रोटी रोजी कमाने जाता है, कई बार वो कारखाना उसकी मौत का कारण बन जाता है। ऐसी ही खबर आ रही है डबुआ के कपड़ा कॉलोनी के एक रहने वाले उमाशंकर की, जो एक कारखाने में काम करते थे। गलती से कारखाने की डाई उनके रिब्स में जा घुसी, पसलियों में जा घुसी और इस वजह से लंबे इलाज के बाद आखिर उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी पंकज। 4 महीने तक उमाशंकर का इलाज चला। इलाज के लिए उस गरीब के पास पैसा नहीं था, कंपनी वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे और आखिर आज उसने दम तोड़ दिया। विस्तार से बताएं पूरी खबर। जी देखिए, ये मामला डबुआ की कपड़ा कॉलोनी में रहने वाले 52 वर्षीय उमाशंकर का है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उमाशंकर मथुरा रोड स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे। करीब 4 महीने पहले काम करने के दौरान एक डाई लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन कंपनी मालिक ने इलाज कराने के लिए मना कर दिया था। पैसे की तंगी, गरीबी आदमी को किस तरह झिझोड़ कर रख देती है, यही हाल उमाशंकर का था। उमाशंकर को जब इलाज के लिए ले जाया गया, सही इलाज सही समय पर नहीं मिल सका और कल एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उमाशंकर जी की मौत हो गई। जी देखिए, उमाशंकर के परिजनों का कहना है कि कंपनी मालिक ने पैसा देने के लिए मना कर दिया था, इलाज कराने के लिए मना कर दिया था। कंपनी के मालिक की लापरवाही से ही इनकी मौत हुई है। और लेकिन अब कंपनी मालिक कह रहा है कि हम जितना पैसा खर्च हुआ है इलाज के दौरान और तुम्हें जितना चाहिए हम अब दे सकते हैं, लेकिन
जब आदमी चला गया और अब पैसे देने की मांग कर रही है। अगर उसी वक्त सही समय पर और सही इलाज मिल गया होता, उमाशंकर को उस वक्त पैसा मिल गया होता, इलाज किया जाता उनका, तो आज शायद उनको अपनी जान से ना हाथ धोना पड़ता। पंकज, आज जब उमाशंकर इस दुनिया में नहीं रहा तो कारखाने के मालिक ने उसके इलाज का खर्चा उठाने की बात कही। जाहिर तौर पर ये मीडिया का दबाव था, आप सब लोगों का दबाव था, खर्चा दिया, ये अच्छा है, लेकिन अब उस खर्चे का क्या फ़ायदा जब उमाशंकर ही इस दुनिया में नहीं रहा? क्या ऐसे में भी लापरवाही की सज़ा उस कारखाना मालिक को नहीं मिलनी चाहिए? जी, वहाँ के आईओ से जो इस मामले की जांच करे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करे हैं, हमारी उनसे भी बात ही है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों में आपस में राजीनामा हो गया है, अभी हमने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। शुक्रिया पंकज आपका, आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई और ये अच्छी पहल है। मीडिया को अपनी समाज सेवा, समाज में भागीदारी की बात ज़रूर माननी चाहिए और ऐसे फैसले कराने चाहिए। घर में कड़ी पकौड़ा, राजमा चावल बनाकर मालिक का मन मोहने वाला नौकर एक दिन रंगदारी मांगने लगा। रंगदारी भी 5 लाख रुपए की, और बड़े ही सातिराना अंदाज से बेपरवाह बेखौफ हो उसने अपने मालिक को व्हाट्सअप किया और कहा 5 लाख दे दो वरना जान से मारे जाओगे। खबर लेकर जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी गजेंद्र। नेपाली नौकर रंगदार बन गया, फिरौती मांग ली, रंगदारी मांग ली अपने ही मालिक से, और मालिक भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, हिंदुस्तान सीरीज का मालिक। खबर सनसनी पैदा करती है, विस्तार से बताएं। जी, कंपनी मालिक से रंगदारी मांगने के आरोप में नेपाल के युवक को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करें फरीदाबाद पुलिस की, फरीदाबाद पुलिस ने मात्र 24 घंटे में शिकायत के बाद नेपाल के युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला पूरा सेक्टर 14 का है, जहां मकान मालिक ने एक नेपाल के युवक को अपने यहाँ कुक रखा था। 1.5 महीने नौकरी करने के बाद नौकरी नेपाल के युवक ने छोड़ दी और व्हाट्सएप से मकान मालिक को मैसेज करने लगा। मैसेज में वही 5 लाख रुपए रंगदारी के मांगने लगा, और जिस तरह से उसने मैसेज किए, मैसेज में बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई, डराया गया। मकान मालिक हिंदुस्तान सीरीज का मालिक भी है, और उसको सीधी धमकी दी गई कि अगर उसको समय पर 5 लाख रुपए नहीं दिए गए, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको 5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो उसके बेटे को मार डालेगा। पंकज, आपकी बात हुई होगी, जैसा आप बता रहे हैं कि नेपाली नौकर कह रहा है उसकी प्रताड़ना होती थी, उसको टॉर्चर किया जाता था, और उसने सबक सिखाने के लिए मालिक के इस तरह का SMS किया था। वो कह रहा है कि मजाक किया था उसने, लेकिन अब मजाक भारी पड़ता दिख रहा है। जी संदीप जी, नेपाल का युवक है, दिल्ली में रहता था फ्रेंड्स कॉलोनी में, और यहाँ नौकरी करता था सेक्टर 14 में। तो उसके बाद क्या अनबन हुई, अभी इस बात का कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है। हालांकि आरोपी ने बताया है कि उसने बदले की भावना से ये सब कुछ किया है। उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो एक मजाक कर रहा था, और उसको ये मजाक इतना सीरियस हो जाएगा उसको खुद नहीं पता था। शुक्रिया पंकज आपका। अक्सर ऐसी खबरें सुनने में आती है कि जब सरहद पर पुलिस भिड़ जाती है एक दूसरे से। एक मामला फिर दिल्ली और हरियाणा सीमा पर है, जहां एक व्यक्ति का कत्ल हो गया था। हरियाणा पुलिस कहती है कि कत्ल दिल्ली की सीमा में हुआ, और दिल्ली पुलिस कहती है कातिल हरियाणा के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं, लेकिन जो कत्ल हुआ है, जिसका शव है, वो हरियाणा के सीमा में था। सीमा विवाद में उलझा हुआ शव अभी कौन उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा, ये भी एक प्रश्न बना हुआ। मौके पर मौजूद थे हमारे संवाददाता सौरभ, जिन्होंने दोनों ही प्रदेश की पुलिस की नोक झोंक सुनी। उन्हीं से जुड़ते हैं। सौरभ, आप मौके पर मौजूद थे, आपने दोनों ही वर्दी वालों का रौब देखा होगा, एक दूसरे के साथ कहासुनी देखी होगी। क्या है पूरा मामला और आपने क्या नज़र बनाए रखी उसमें? जी संदीप जी, आपको बता दें, फरीदाबाद के खोरी गांव जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और वहाँ एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, लाश मिली थी एक झील में, और वहाँ के नागरिकों ने बताया पुलिस को कि शाम को ये लोग 2 थे और ये आपस में ये खाना पीना यहीं खा रहे थे, आपस में घूम रहे थे, और एक ने इनमें से शराब भी पी रखी थी। तो उसके बाद में ये लोग यहाँ से चले गए, और अब आके सुबह यहाँ हमने देखा तो इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, और एक जो दूसरा साथी है वो अपने मकान पर है। जी संदीप जी, बता दें आपको कि ये वाक़या पूरा दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए एक खोरी गांव का है। वहाँ असमंजस में डालने वाली बात यह है कि वहाँ दोनों ही जगहों की पुलिस पहुँची हुई है। थाना सूरजकुंड की भी जो फरीदाबाद के अंडर है, और
दिल्ली की पुलिस भी वहाँ पहुँची हुई है, लेकिन उन दोनों को समझ में ये नहीं आ पा रहा कि ये केस किसके अंडर जाएगा। जब दोनों ही पुलिस वाले आमने सामने डट गए, फिर क्या हुआ? क्या कोई समझौता बना या अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि पोस्टमार्टम कराने कौन सी पुलिस ले जाएगी? जी, पुलिस की हम माने तो पुलिस का कहना ये है कि युवक की गला काट कर हत्या की गई है और अभी तक केस का ये समझ में नहीं आ पाया है, क्योंकि ये जो स्थान था वो दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में है और अभी दोनों ही जगह की पुलिस इस बात में लगी हुई है कि ये केस दिल्ली के अंदर जाता है या फरीदाबाद के अंदर। जी शुक्रिया सौरभ आपका, आप मौके पर मौजूद रहे और आपने ये खबर ब्रेक की है, अच्छी खबर है, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं आज की अगली खबर का। अगली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिलाल पहुंचे दयालपुर और वहां उन्होंने बात की जिला परिषद के उम्मीदवार से, जाना कि चुनाव के बाद क्या करेंगे, मतदाताओं से भी बात की उन्होंने, उनका रुख जाना और ये भी जानने की कोशिश की कि चुनाव का पारा आखिर कितना चढ़ा हुआ है। सीधे रुख करते हैं बिलाल की ओर। बिलाल, चुनाव का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और अब तो कुछ ही दिन बच गए हैं, काउंटडाउन बिगिन हो गया है, प्रत्याशी पूरे जोर शोर में है, आपने क्या जायजा लिया, बताएं। नमस्कार, BVM न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। जी हां, हरियाणा में माहौल गर्म है, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके माहौल गर्म है। वो क्यों है, आज हम बताएंगे आपको। चुनाव का माहौल गर्म है। जी हाँ, चुनाव को लेकर के सभी गांव के माहौल गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपनी जीत पक्की करने के लिए हर गांव में हर उम्मीदवार हर किसी के घर जाकर, हर किसी के दरवाजे पर जाकर अपनी जीत के पक्की करने के दावे कर रहा है। लेकिन बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। विकास के काम को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है। क्या वाकई में जो वादे जनता से किए जा रहे हैं वो वादे पूरे हो पाएंगे? क्या जो विकास के काम और जो विकास के मुद्दे लेकर उम्मीदवार जनता के बीच जा रहा है वो पूरे हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जी हाँ, 10 तारीख को चुनाव होने हैं, वक्त कम बचा है। सभी उम्मीदवार अपनी जीत के पक्के दावे कर रहे हैं। जो यहाँ पर चुनाव प्रचार के तरीके हैं वो भी सभी अपनाए जा रहे हैं और चुनाव प्रचार को लेकर के जोर शोर से सभी उम्मीदवार जमीन पर। जी हाँ, और इसी को लेकर के आज BVM न्यूज़ की टीम पहुंची है दयालपुर गांव में, जहां पर सरपंच पद की उम्मीदवार है कृष्णा देवी जी, मैदान में हैं, चुनाव लड़ रही हैं। विकास के कई इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे कृष्णा देवी जी से कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज पूरे गांव का इन्होंने दौरा किया, काफ़ी लोग इनके साथ में मौजूद रहे, काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृष्णा देवी जी की जीत पक्की है। लेकिन 10 तारीख को पता लगेगा वो जो लोग यहाँ पर आज वादा कर रहे हैं कृष्णा देवी जी को अपना वोट देने का, क्या वाकई में पूरा सहयोग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कम वक्त बचा है, 10 तारीख को चुनाव होने हैं। अब जानेंगे उनकी राय, लेंगे उन सभी की राय। सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा देवी जी से कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, जनता का सहयोग किस तरीके से मिल पा रहा है, किस तरीके से उन्हें सभी जातियों का सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से पूरे वर्ग का इनको सहयोग मिल रहा है। बात करेंगे कृष्णा देवी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको, चुनाव में कम वक्त बचा है, आप हर घर जा रही हैं, हर दरवाजे पर जा रही हैं, अपनी जीत के पक्के दावे कर रही हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? मैं कृष्णा देवी 36 बिरादरियों के समर्थन से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि 36 बिरादरियों का मेरे साथ पूरा समर्थन होगा। जी, आज आपने पूरे गांव का दौरा किया, काफी संख्या में आपके साथ लोग मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिला? मुझे चारों तरफ अच्छा ही माहौल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से सभी बहन भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, युवा वर्ग सबसे अहम होता है, देश का नजरिया कहा जा सकता है, देश की आंखें कही जा सकती है, तो युवा वर्ग का खासकर सहयोग आपको कैसे मिल रहा है? सबसे ज़्यादा युवा वर्ग का बिल्कुल सही अनुमान जैसे लगाया जा रहा है, बिल्कुल अंदाज उनका बिल्कुल सही है और मेरा पूरा सहयोग देंगे वे। जी बिल्कुल, पूरा सहयोग देने की बात कही जा रही है। युवा वर्ग का पूरा सहयोग कृष्णा देवी जी को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, युवा वर्ग मौजूद है, सभी से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। लेकिन उन सब के पास जाने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ जो निशान जी है उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल बना हुआ है। और जी माफ कीजिएगा, कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय लेंगे कि किस तरह का माहौल उन्हें और किस तरह का सहयोग लोगों का मिल रहा है। जी, किस तरह का माहौल और किस तरह का सहयोग, किस तरह हर वर्ग का सहयोग आपको देखने को मिल रहा है? सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह, कैंडिडेट कृष्णा देवी जी का बड़ा पुत्र। हमने 1 साल पहले जो अपनी मेहनत शुरू करी थी, हमारा मुद्दा था सबका साथ सबका विकास, और हमें अनुमान था कि 36 बिरादरी हमें समर्थन देगी और हमारे साथ चलेगी, और ये समर्थन और योगदान हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ गई। और ये इलेक्शन अब एक कैंडिडेट का ना रह के अच्छी सोच और अच्छी परवरिश रखने वाले सभी बुजुर्ग और नौजवानों का
एक कसौटी का चुनाव बन चुका है और हमारी उम्मीद से बढ़कर इसमें सहयोग मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि सारे के सारा समर्थन वोट में इससे भी ज़्यादा प्रतिशत में तब्दील होगा। और हम जिस मुद्दे को लेकर उतरे थे, हमें गांव में भाईचारा, प्रेम, शांति, विकास का नारा लेके जो हम उतरे हैं, हम वादा करते हैं कि हम इसको जरूर पूरा करें। जी बिल्कुल, वादा किया जा रहा है कुलदीप जी की तरफ से, जो वादा लेकर के और जो नारा लेकर के भाईचारा का गाँव में उतरे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर उतरे हैं, उस पर खरा उतरना इनकी प्राथमिकता होगी। अब लेंगे राय जनता की, सभी वर्ग के लोगों से हम राय लेंगे, जानेंगे किस तरह का उनका दयालपुर का सरपंच होना चाहिए, किस वर्ग को वो अपना वोट देना चाहती है। खासकर युवा वर्ग की बात करें तो युवा देश का भविष्य होता है। सभी से हम राय लेंगे, जानेंगे उनसे कि उनकी क्या राय है, उनका सरपंच कैसा होना चाहिए। माता जी, आपकी क्या राय है, आपका सरपंच कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया सरपंच है हमारा, वो बन जाए, हमकी सबकी यही राय है। अब भाई ये जो हम ठान रखी है, ये हमारी पूरी हो जाए, हम हमारे वादे को पूरा। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है, किस तरह का आपका उम्मीदवार होना चाहिए? बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई उम्मीदवार दयालपुर गांव में मौजूद है, खड़े हैं, तो आप किसे अपना वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? ये चाहते हैं जो हमारे पूरे जो कमी रह गई है हमारे पूरे गांव में, ये हमारे पूरा उस काम को पूरा करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये पूरा करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार सरपंच बने, चुनाव जीत के आए हैं, तो क्या कुछ ऐसा विकास का काम नहीं हो पाया है जो आप कह रहे हैं कि कृष्णा देवी जी उस विकास काम को पूरा कर सकती हैं? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे बहुत जगह ऐसी हैं जो कॉलोनी है, जो मीडियम लोग हैं, उनके बीच में जो सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं गया, सीवर नहीं बने, तो हमें ये उम्मीद है कि ये हमारे उम्मीदवार वो पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं जो है वो पूरी करने की बात कही जा रही है। और भी लेंगे राय, और भी लोगों से जानेंगे क्या उन लोगों मेरा जी ये कहना है कि ये बच्चे खड़े हुए हैं हमारे, बिल्कुल बढ़िया खड़े हुए हैं और ये पढ़ने चाहिए और ये बढ़िया काम करेंगे, इनमें पूरी उम्मीद है। और जो भी हमारे आज तक सरपंचों के काम हुए वो ठेकेदारी तो हुए और हमें ये उम्मीद है कि ये ठेकेदारी से काम नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि हर उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करता है, तो आप इन्हीं को अपना वोट क्यों देना चाहते हैं? और भी ऐसे सरपंच आते हैं जो वादे किए। हमें ये बच्चे अच्छे हैं, अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छे बच्चे हैं, इन पे उम्मीद है। आपका क्या कहना है, आप किसे वोट देना चाहते हैं? इसकी सपोर्ट कृष्णा देवी। जी, आपका क्या कहना है? यही कहना मेरा। टीम पहुंची है, ले रही है यहाँ पर जानकारी किस तरह का दयालपुर का सरपंच होना चाहिए, किस तरह अपना वोट देना चाहते हैं, जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है। दयालपुर का सरपंच वो कौन सा होना चाहिए जो विकास के काम करे, वो सरपंच कौन सा होना चाहिए जो जनता की समस्या लेकर प्रशासन तक पहुंचे, वो कौन सा सरपंच होना चाहिए जो जनता की समस्या वो सरकार तक पहुंचे, लेकर और साथ ही जो समस्याएं जनता की है उन्हें दूर करने में पूरा सहयोग दे। लोगों की यहाँ पर राय ली जा रही है, जानने उनसे कि किस तरह का उनका उम्मीदवार होना चाहिए। आपका क्या कहना है, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा, सभ्य और अच्छा होना चाहिए जी, जिसको हम अपना वोट देंगे, जो गांव का सर्वांगीण विकास कराएगा। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? भाई जी, इस दयालपुर की धरती पे पहले से ही बड़े शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर भी हुए, खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो हिंद केसरी भी हुए, पर इस टाइम दयालपुर का जो सिस्टम है बिल्कुल ख़राब है। इसलिए अब की बार 5 कैंडिडेट खड़े हैं, हम कृष्णा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी बहुत सहयोग मिल रहा है, लिमिट से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है सभी का, और ये हमें इच्छा है अब हम भारी से भारी मतों में विजयी हों। बिल्कुल, यहाँ पर कहना है कि भारी से भारी बहुमत से हमें जीत हासिल होगी, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग की अगर बात करें, युवा वर्ग की भी हम राय लेंगे, वो किसे अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। हमारे साथ के युवा यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना है आपका, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हमारी उम्मीदवार कृष्णा देवी जैसा होना चाहिए, ये हमारी शिक्षित और बढ़िया उम्मीदवार हैं। हम पहले जैसे सरपंच अपना नहीं रखना चाहते, जो अपना स्टेडियम के मुद्दे पर मुख रहे हैं पहले, और हमारा उम्मीद इनसे ही है। बिल्कुल, तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको कृष्णा देवी जी से? हमें इनको हर तरीके की उम्मीद है। हमारे जो कैंडिडेट हैं निशांत हुड्डा और कुलदीप हुड्डा, वो हमारे अपने बढ़िया जो है कैंडिडेट हैं, वो हमारे खेल के साथ उसमें भी साथ देंगे और स्टेडियम में भी साथ देंगे और सड़कें सफाई, नाली सफाई। बिल्कुल, विकास के जो काम है उन्हें पूरा करने में यहाँ पर और भी जानेंगे इनसे। आपका क्या कहना है, कैसा? मेरा कहना यह है, जो कृष्णा देवी है एक शिक्षित उम्मीदवार है, उससे पहले वार्ड नंबर 8 से पंचायत मेंबर भी रह चुकी है, जो कि इस वार्ड
वार्ड में जाकर काम कुछ अलग है जी, जबकि गांव में 20 वार्ड, तो उसी हिसाब से जमीन से हमें इतना समर्थन मिला होगा। यही हमारा कहना है। जो कि इन्हों के 6 बच्चे हैं, तो हमारे चाचा जी का साया कम से कम 22-23 साल पहले उठ चुका था, जब सारे पढ़ाई लिखाई शिक्षित करें, सारे आज तक भी वो बिल्कुल बस वो है। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि काफ़ी भीड़ का यहाँ पर असर देखा जा रहा है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोगों का यहाँ पर कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना है कि कृष्णा देवी एक अच्छी यहाँ पर महिला है जो उम्मीदवार है, सरपंच पद की उम्मीदवार है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की बात की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे और जानेंगे इन सभी की आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। हमारा उम्मीदवार जैसा होना चाहिए बिल्कुल 100% ऐसा है। ये 1970 की 12वीं पास है, हर तरीके दोनों बेटे, हमारी भाभी जो हमारी उम्मीदवार है, हर बिल्कुल हर काम में योग्य है जी बिल्कुल। पिछले सरपंच आप खड़े हो, जैसे आप खुद ही देख लो, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। करोनी में इतनी अव्यवस्था है, मेरा खुद का रेजिडेंस यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। हमें पूरी आशा है कि भाई हमारी बस्ती का जो यहाँ पे बहुत निचले तबके के लोग रहते हैं उनका पूर्ण विकास करेंगे। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लेकर के अगर बात करें, कृष्णा देवी जी उन पर खरा उतर सकती है, लोगों का कहना है। और लोगों का ये भी कहना है कि विकास के काम को लेकर के यही सोच समझ करके कृष्णा देवी जी को सहयोग दिया जा रहा है, कृष्णा देवी जी को वोट देने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी आने वाली 10 तारीख को कौन अपना पूरा सहयोग कृष्णा देवी जी को देगा, कौन अपना उम्मीदवार को ले जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मैं बिलाल मलिक अपना शुक्रिया बिलाल आपका। फरीदाबाद लाइव में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आप हमारे साथ और देखेंगे जन पुकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव मेरे साथ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जनता के सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाएं। उस मंच का नाम जन पुकार रखा है हमने और सीधे ही रुख करते हैं जन पुकार का और सुनते हैं कि लोग आज क्या फरियाद लेकर आए। जी महावीर जी, क्या कुछ समस्या है आपके सामने है? क्या कुछ समस्या आपकी समझ में आया? जो हॉस्पिटल है सरकारी, अब तक पशुओं के लिए कोई ना है और मिर्जापुर जाना पड़ता है जी। और यहाँ पहले डॉक्टर रहते थे, वो बंद कर दिए यहाँ से जी। और काम में तो समस्या पेशाब की भी है और भी हैं, चारों तरफ बननी चाहिए। अब बाहर बनाएंगे तो आगे इनकी मर्जी है तो पर ये इसमें जो अस्पताल का आपने जिक्र किया है अभी, यहाँ पर के डॉक्टर अब मौजूद नहीं है, आपको दूसरे गांव में जाना पड़ता है, बुलाना पड़ा है वहाँ से, जी वहाँ से बुलाना पड़ता है। हाँ। तो कब से डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है? यहाँ 2 साल तो हो गए, पता ना 2 साल के करीब हो गए। बुला में मिर्जापुर से आज आया वैसे अपने पैसा पे बुलाते हैं, पैसा पे बुला में फिर उन्हें जी। यानी कि सरकारी डॉक्टर आते हैं तो फिर अलग से पैसा देना पड़ता है? तो देना ही पड़ता होगा। मैं तो देखो ना पशु नाम है धोरबा के बुलाना पड़ा है, यहाँ नहीं है। इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, आज 2-3 साल से बंद पड़ा है बिल्कुल। इसमें बहुत गंदगी भी ज़्यादा हो रही है, ना कोई सफाई का सिस्टम है ना कुछ है। बाकी मिर्ज़ापुर जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर नहीं है। चलो ये तो एक अलग समस्या है। दूसरी समस्या आपके गांव में कोई डिस्पेंसरी वगैरह या कुछ है जो लोगों को दवाई डिस्पेंसरी ठीक है। अच्छा ठीक है। जैसा कि देखा जा रहा है, लोग जाते हैं अनपढ़ होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग, वो बैंकों में जाते हैं, उनकी पेंसिल वगैरह के बारे में बहुत सारी परेशानियाँ कठिनाई होती हैं, बैंक में कठिनाई होती है। तो किस तरीके से मतलब तो वहाँ तो बैंक में अधिकारी भी कम है भाई। अच्छा हाँ। तो लोगों मतलब बुजुर्गों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है? एक तो वहाँ स्लिप बनाने वाला कोई नहीं है बैंक में, वहाँ खुद भरनी पड़ती है। वहाँ 200 आदमी बड़े बड़े जाती है। तो आप इस बात को मानते हो कि जैसे कि अब बुजुर्ग लोग जाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो स्लिप भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रतिराम जी, क्या क्या समस्या आती है? समस्या यही, एक तो हमारे गाँव में वो नहीं है, वो बस स्टैंड नहीं है। हम किराया देते, बस में बैठते, ठीक वगैरह बात हुई, बस में देते, मशीन देते, हमारे गाँव में वो नहीं है। दूसरी बात ये, हाँ, और दूसरी बात ये, हमने चूड़े टैक्स भर दिया कई बार, हमारे पास सरकार अब तक मेरे पैसे अभी तक मिले, चूड़े टैक्स हम डबल भर दिया है। अच्छा, तो पेंसिल को लेकर के किस तरीके की परेशानी आती है बुजुर्ग लोगों को? बुजुर्ग लोगों को ये कोई भरने वाला नहीं है, कागज भरने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप मानते हो इस चीज़ को, जैसे पुराने बुजुर्ग जैसे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें पेंसिल किस तरीके से मिलती होगी? हाथ में जो जोड़ का भरवा जब मिले। तो कितने दिन के अंदर पेंसिल मिल जाती है? जब ऊपर जब मिल जाए। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नव वर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या,
कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना। जवाब खबर। फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। फरीदाबाद लाइव में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे होंगे मुखातिब लेकर फरीदाबाद लाइव। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं महापुरुषों की प्रेरणा, महापुरुषों के वक्तव्य के साथ। और आज सुनते हैं ये ऐतिहासिक भाषण। I did not quite follow or understand. Of course, I haven't read the full speech. I'm only judging from rather extracts of it that I have seen. Do you think his criticism of Mr. Hammarskjöld was justified? He was criticizing from the extracts rather the system than the individual, wasn't he? Very difficult, to say. He didn't specify anything. He generally expressed his disapproval of the way things are done. How do you think that the UN can best help the emerging nations? Well, in a variety of ways. First of all, in keeping out troublemakers, keeping out people who stick on in spite of announcing that they are withdrawing. That's the very first thing, because they are a constant irritant, not only to the people there, but to everybody. And we have been very much disturbed by this, in spite of UN resolutions and everything, how Belgian personnel has stuck on there, various parts, in Katanga, especially in elsewhere. It's highly provocative and irritating. उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नव वर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना। जवाब खबर। फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव।